तो मित्रों दोस्तों, मैं कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सेकवाल एक बार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्य उदय अनिल सेकवाल पर एक बार फिर से आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 26 में कुछ मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की है। मेरे पास काफ़ी विद्यार्थियों के फोन आए कि गुरुदेव, मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी को कम से कम आप 50 भाग बनाएं। तो उन सभी के जो मेरे पास जो फ़ोन आए उनको मद्देनजर रखते हुए मैं आज आपके सामने एक घोषणा कर रहा हूं कि मैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 51 तक मैं चलाऊंगा। तो आप इस मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी का निश्चित रूप से लाभ उठाइए, जिससे आपको ये मालूम हो सके कि अब तक आपने जो तैयारी की है उसका आप स्वयं क्या कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने तैयारी की है, क्योंकि तैयारी की रणनीति भी होती है, क्योंकि रणनीति के साथ अगर आप तैयारी की है और पूर्ण निष्ठा के साथ, तो निश्चित ही इस मनोविज्ञान की जो प्रश्नोत्तरी क्रम में जो चला रहा हूँ उसका निश्चित ही आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो मित्रों, अब आप और हम चर्चा करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 27 में कुछ मनोविज्ञान के ऐसे चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो आपकी शिक्षक भर्ती में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, आपकी सफलता दिलाने में हो सकता है मील का पत्थर साबित हो। तो चलिए, मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 27 में कुछ प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि अधिगम आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है, राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधकता, सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से और अधिक जानने में सहायक, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिगम आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही कथन कौन सा हो सकता है। तो राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधकता आएगी क्या? तो निश्चित ये क्या है, आंसर गलत है। दूसरा भी, सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से और अधिक जानने में सहायक, ये आंसर भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम थोड़ी करता है मूल्यांकन। तो इसका मतलब बी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा कि ये विद्यार्थियों की निदान के माध्यम से और अधिक सिखाने में क्या हो सकता है, सहायक हो सकता है। तो बी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार है, दंड है, पुरस्कार और दंड दोनों हैं, या सही व्यवहार की प्रस्तुतिकरण है? तो छात्रों के सही व्यवहार या उचित व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण तथ्य है, पुरस्कार देना नहीं हो सकता, दंड देना नहीं होगा, पुरस्कार और दंड दोनों नहीं होगा। यानी कि बालक का सही व्यवहार यदि वो प्रस्तुत करता है, वही क्या माना जाएगा, उसके प्रशिक्षण के व्यवहार में क्या होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इस आधार पर डी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति है? यानी कि ऐसी कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत लोकतांत्रिक नीति कौन सी मानी जाती है? शिक्षण को, योजना को, अन्वेषण को, व्याख्यान को, या मस्तिष्क उद्दीलन को? यानी कि कौन सी शिक्षण जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? इसमें शिक्षण नीति नहीं है पूछा गया। योजना अगर हम बनाते हैं तो निश्चित ये शिक्षण में लोकतंत्र का समावेश रहता है। अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं, उसमें भी जनतांत्रिक तत्वों का मूल्य रहता है। मस्तिष्क उद्दीलन, आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है, आपस में आप डिस्कस करते हो, वो भी क्या, लोकतंत्र के अनुसार। लेकिन जो व्याख्यान है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से व्याख्या करता है, इसका मतलब वह लोकतंत्र के हिसाब से हो सकता है। कोई अलग विचार वाला हो, कोई साम्यवादी विचारधारा हो, कोई हो सकता है, कोई भी विचारधारा का हो सकता है। तो वो विचारधारा ही क्या करती है, उसकी लोकतांत्रिक शिक्षण नीति के क्या मानी जा सकती है, नहीं मानी जाती। तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत की प्रथम मनोविज्ञान का विभाग स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन कलकत्ता में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, या कोई नहीं। तो भारत का प्रथम मनोविज्ञान के विभाग की यदि हम बात करें
तो किस शहर में स्थापित हुआ, चाहे आप उसे विभाग कीजिए, क्योंकि प्रारंभ में मनोविज्ञान का विभाग ही स्थापित हुआ था। धीरे धीरे कालांतर में उसे मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाने लगा। और कहाँ का पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है, तो सीधी सी है कि भारत में मनोविज्ञान का जो पहला विभाग स्थापित हुआ वो कलकत्ता शहर में स्थापित हुआ था, या प्रयोगशाला स्थापित हुई जो सेन के द्वारा स्थापित की गई। तो ए आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सफलता और असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय कौन सा मानसिक रोग उत्पन्न होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सफलता और असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय कौन सा मानसिक रोग उत्पन्न होता है। तनाव होता है, बदनासा होता है, दुश्चिंता होता है, या दबाव होता है। यानी कि व्यक्ति सफल होगा या असफल होगा, या अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचकर कौन सा उस समय मानसिक रोग से वो ग्रस्त होता है। तो तनाव तो उस समय होता है जब वे क्या करता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार काम नहीं कर पाता, तो तनाव हो जाता है। बदनासा उस समय की स्थिति होती है जब वो खूब प्रयास करता है फिर भी सफल नहीं हो पाता, तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में वो निराश हो जाता है, जिसे मनोवैज्ञानिक शब्दावली में भग्नाशय या कुंठा भी कहा गया। दुश्चिंता होती दोषपूर्ण चिंता, अचेतन मन में दबी हुई इच्छा चेतन में आने का प्रयास करती है, तब व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार होता है। और दबाव, तो 4 ऑप्शन है, इसमें आंसर होगा व्यक्ति सफल होगा कि नहीं होगा, कि लोग उसका मान सम्मान करेंगे कि या नहीं करेंगे, ऐसी स्थिति में दबाव महसूस करता है। यानी कि परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थी का जब रिजल्ट के बारे में जब वो सोचता है, तब ये सोचता है कि वह सफल होगा कि नहीं हो पाएगा, या उस रिजल्ट में फेल तो नहीं हो जाएगा, लोग उसका अपमान तो नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब वो सोचता है तो वो दबाव महसूस करता है। तो डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का कर्मिक अध्ययन है। इसका कथन या एक इसका कथन है, जेम्स ड्राइवर का है, वुंट का है, स्टीफन का है, या क्रो एंड क्रोन। तो क्रो एंड क्रोन ने तो 20वीं शताब्दी को शिशु शताब्दी का, ये हो नहीं सकता। और जो जेम्स ड्राइवर थे जिसने मनोविज्ञान के बारे में काफ़ी तथ्य दिए थे, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना। विलियम वुंट का अधिकतर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत कार्य रहा। तो इसका मतलब स्टीफन जो था, इसने ये कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 7, निम्न में से किसके साथ समायोजन होता है। जैविक वातावरण के साथ, सामाजिक वातावरण के साथ, अपने आप के साथ, या सभी। तो समायोजन तो सीधी सी बात है, जैविक वातावरण के साथ भी होता है, सामाजिक वातावरण के साथ भी होता है, और अपने आप के साथ भी समायोजन होता है। तो डी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। डी सभी के साथ क्या होता है, समायोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण विधियां एवं शिक्षण नीतियों में अंतर का आधार क्या है। कि शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियों में जो अंतर होता है उसका आधार क्या, प्रारूप का है, सिद्धांतों का है, विषय वस्तु का, या उद्देश्यों का आधार। तो सीधी सी बात है, शिक्षण विधि और शिक्षण नीति का जब बात आती है तो शिक्षण विधि के उद्देश्य अलग होते हैं और शिक्षण नीति के उद्देश्य अलग होते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण आधार बिंदु है वो है उद्देश्यों पर। तो डी आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। नंबर 9, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था। स्किनर ने किया था, विलियम वुंट ने किया था, स्टाउट ने किया था, वाटसन ने किया था। तो निरीक्षण विधि की यदि देखा जाए 2 भाग किए गए, एक तो होता अंतर्दर्शन और एक होता बहिर्दर्शन। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक, क्योंकि अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादक तो विलियम वुंट थे, इसका मतलब बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन थे, क्योंकि स्किनर का इनसे कोई संबंध नहीं। वुंट अंतर्दर्शन का है, वुंट का शिष्य जो था वो भी क्या अंतर्दर्शन विधि के समर्थक थे। स्टाउट का इससे कोई संबंध नहीं। तो बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादक केवल कौन था, जेपी वाटसन था। तो डी आंसर क्या माना गया, बिल्कुल सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली भर्ती में पूछा गया। जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई।
जिसका वर्तमान में क्या नाम है। यानी कि विश्व की पहली प्रयोगशाला जो जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर स्थापित की, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, दूसरा साइकोलॉजिकल विभाग, तीसरा कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय और चौथा है सभी। तो वर्तमान में जो विश्व की पहली प्रयोगशाला स्थापित की हुई थी विश्व की, वो थी 1879 में 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पर, जिसे वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है। सर्व शिक्षा अभियान की है, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की है, शिक्षा मनोविज्ञान की है या सभी। तो शिक्षा का बाल केंद्रीकरण जो किया था वो शिक्षा मनोविज्ञान के योगदान से हुआ है। तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है ये क्वेश्चन। तो कौन सा मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं होगा, शैक्षिक उद्देश्य का, शिक्षण अनुभव का, अधिगम अनुभव का या मूल्यांकन का। तो शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन का भाग होता है, अधिगम का अनुभव भी मूल्यांकन का भाग होता है और मूल्यांकन भी मूल्यांकन का भाग। तो शिक्षण अनुभव जो होता है वो त्रिकोण का भाग नहीं कहलाता। तो भी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो मित्रों, आज आपने और हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 27 में मनोविज्ञान के ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को लेकर चर्चा की, जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी कारगर होंगे। क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो काफ़ी पैटर्न चेंज हुए हैं। क्योंकि व्यावहारिक क्वेश्चनों का क्या है, काफ़ी समावेश हुआ है। तो आपकी रणनीति भी क्या होनी चाहिए, उसी उच्चतम स्तर की होनी चाहिए। एक किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर हम ऐसे कैसे तैयारी करें या तैयारी का हमारा क्या आधार रहे जिससे हमें शीघ्रता से क्या है सफलता मिल जाए। तो सीधी सी बात है कि रणनीति आप बनाकर निरंतर अध्ययन कीजिए। एक बात बताइए कि दो व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा और दोनों व्यक्तियों ने एक ही समय पर कुआं खोदना शुरू किया और प्रथम व्यक्ति को पहले पानी उस कुएं से निकाला, जबकि द्वितीय व्यक्ति को कुएं से पानी निकालने में काफ़ी समय लगा। अब द्वितीय व्यक्ति को क्यों लगा, क्योंकि प्रथम व्यक्ति जो था वो कुआं कहाँ खोद रहा था, वो कुआं पहाड़ पर खोद रहा था। जो द्वितीय व्यक्ति था वो नदी किनारे खोद रहा था, तो पानी पहले किसको मिला, नदी किनारे। उसी तरह सफलता की रणनीति भी आप स्वयं तैयार कीजिए कि आखिर सफल होने के लिए आप कम से कम आप पहले पाठ्यक्रम को मद्देनजर रखो और अब तक जो भी क्वेश्चन आए उनकी प्रकृति को समझो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रतियोगी परीक्षा का पैटर्न में क्या हेरफेर बदल हुए हैं। तो उस प्रकृति को जब आप समझ जाओगे तो निश्चित ही आप क्या होंगे, सफल हो जाओगे। तो निरंतर आप अध्ययन कीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, या पहली बार जो चैनल यदि मेरा वीडियो को देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।